तो हेलो नीटस फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली जो पार्ट है उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे अपने डे को प्लान किया, कौन कौन से चैप्टर्स हमने किए और क्या क्या हमने अपने पूरे दिन में किया, कितने घंटे हमने पढ़ाई की, कितने घंटे हमने रिवीजन किया, हमने कितने घंटे लेक्चर्स देखे, हर एक चीज़ बताएंगे। एंड देन हम आपको बताएंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने टेस्ट में की थी, और वो बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी की हिडन लाइंस हैं और वो लाइंस को इंटरकनेक्ट किया गया था। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने फिज़िक्स की एनालिसिस आपको करवाई थी, मतलब आपको जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस किए थे उनके बारे में बताया था। तो इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी को डिकोड कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सुबह उठते ही फिज़िक्स का लेक्चर किया, फिर केमिस्ट्री का लेक्चर किया, देन बायोलॉजी का लेक्चर किया। इन सभी को करने में 8 घंटे क्यों लगते हैं भाई? क्योंकि फिज़िक्स का लेक्चर ही अकेला 3 घंटे का होता है, देन केमिस्ट्री का 1 घंटे 50 मिनट का, देन बायोलॉजी का 1.5 घंटे का होता है। तो फिज़िक्स का लेक्चर ही 3 घंटे का होता है, कई बार 2.5 घंटे का भी होता है। तो उसको करने में ही 4.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि कंटेंट ही इतना ज़्यादा होता है, तो समय लगता है उसके लिए। देन हमने ये जो पेपर है इसकी एनालिसिस की, और जो भी हमारे क्वेश्चंस गलत हुए थे उनको मैंने एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ा, लाइन बाय लाइन पढ़ा। देन इकोसिस्टम की रिवीजन की, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिवीजन की, देन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपको पता होंगे कितने बड़े चैप्टर्स हैं। मैंने इन दोनों की रिवीजन की जिसमें मुझे 6 आवर्स लगे। मतलब देखो भाई, ये नहीं होता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, नहीं। आप एक काम करो, आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे ये बनाना है। मैंने टारगेट लिख लिए थे, बॉक्स बना लिया था, हो गए, ठीक है, टिक नहीं हुए, ठीक है, क्रॉस। ठीक है, मैं डेली ऐसे ही करता हूँ। जैसे आज 19 है, कल 18 थी, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। हो गई, ठीक नहीं हुए, क्रॉस कर दो, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना, आपको टारगेट्स बना लेने हैं, ना कि आपको टाइम टेबल बनाना है कि मैं 5 बजे उठूँगा, देन 7 बजे मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। ऐसे नहीं होता। आप डेली के टारगेट्स बना लो एंड यू आर ऑल सेट टू गो। और अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो। डे बाय डे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता हुआ देखोगे। अपने डे को एक प्लान करो कि भाई आज मुझे इतना करना है, मतलब करना है। हाँ, यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ही सोच कर चलना, क्योंकि जब हम कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं तभी हमारा उसमें से जो 80 to 90% है वो कंप्लीट हो पाता है। कल के लिए भी मैंने प्लानिंग कर लिया, क्योंकि कल से उम्मीद सीरीज शुरू हो रही है। तो 5 से 2 बजे लग तो उम्मीद के सर लेक्चर्स ही लेंगे, एंड देन मतलब सर ने ही बताया था कि 5 से 2 लेक्चर चलेगा। देन आधे घंटे के मतलब 30 मिनट में आप रिविज़न कर लो और फिर आप बिल्कुल सो जाओ। देन मुझे लेक्चर्स भी करने, फिजिक्स का लेक्चर करना है, केमिस्ट्री का लेक्चर करना है और नोट्स को रिवाइज करना है। यही काम होगा, और एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। भाई इतना ही समय मिलेगा, है ना। 5 बजे से शुरू होने वाली क्लास आप भी ज्वाइन कर लेना। देन अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। पहले पेज पर तो सारे ही ठीक हैं। देन इस पेज पर मैंने कॉकरोच का रिवीजन नहीं किया था। देन ये भी ठीक हैं, देन ये भी ठीक हैं, ये भी ठीक हैं। हाँ, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है, मुझे पता था, लेकिन मैंने इसे नहीं पढ़ा कि सेलुलर होती है, क्या होती है। देखो मैंने सिर्फ इतना किया, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन कितने तरीके की, मतलब कितनी लेयर्स होती हैं डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन में? 3 होती है भाई, लेकिन इन्होंने सिर्फ सेलुलर पूछा था। फिर ये मैंने अपनी सिली मिस्टेक की वजह से गलत किया। मैंने देखो सिर्फ यहाँ पर पता नहीं क्या किया मैंने, लेकिन मैंने इसे गलत कर दिया, पता नहीं क्यों किया। ये क्वेश्चन उस समय होने लायक ही नहीं था, मैंने छोड़ दिया। अब देख सकते हो मैंने जो टेस्ट की पीडीएफ है वो अपनी पिछली वीडियो में टच कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
देन ये क्वेश्चन था, देखो मैंने पहले ठीक किया, देन मैंने गलत कर दिया। मैंने पहले ये किया था, देन फिर मैंने इसे कट कर कर मैंने इसे गलत कर दिया। देन फिर मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भाई मुझे एक्सप्लेनेशन में दिक्कत लग रही है कि न्यूरल रेगुलेशन के बारे में बताना चाहिए था, ये क्या बता रखा है ना, मतलब डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन, मतलब न्यूरॉन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है, तो वो रीज़न होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वो हार्मोन के बारे में दे रखा। मैं कहा चलो देखी जाएगी। देन ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्रेनियम का पूछा गया था भाई, पता नहीं उस समय, देखो मैंने लिखा भी है ना, ये एक मैंने उसका जोड़ दिया हाइयोड बोन का, ये 14 फेशियल, एंड देन पता नहीं ये क्या किया मैंने। इधर देखो, इधर इन्होंने एम्ब्रियो को, आपको नहीं पता तो एम्ब्रियो को ये क्या भाई, सोकिटी भी कहते हैं, इसे क्या प्रोनाउंस करोगे आप देख लेना। एम्ब्रियो को हम सोकिटी भी कहते हैं। आउट था एनसीईआरटी से, इसी वजह से गलत हुआ। मैं का पता नहीं क्या है, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। देन ये देखो, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप एक बार देख कर बताओ कहाँ से आपको एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रही। देन ये पता नहीं, ये सिली मिस्टेक है भाई, ये तो डाउट ही है। हाँ, ये बाहर का है कि पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो कि रिलेटेड होता है एजिंग से, वो टीलोमियर होता है। देन अब तो कुछ ऐसी नहीं बची हैं। देन ये था, पता नहीं यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मतलब मैंने इसे पढ़ा ही नहीं, मैंने ये क्या, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। C4 में मुझे ये लगा कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है, ये फिर C3 दे रखा है इन्होंने। मैम का CO2 फिक्सेशन जो प्रोडक्ट है वो तो C4 था, तो ये PGA कैसे हुआ, मतलब मतलब PGA कैसे हुआ ये, तो पता नहीं क्या था। एंड देन हाँ, ये गैमीट्स पूछे गए हैं, तो गैमीट्स 5 होते हैं। मुख्य गैमीट्स पूछे गए हैं तो एक एग सेल हो गया और 2 मेल गैमीट्स हो गए, लेकिन नहीं, इन्होंने 2 पोलर न्यूक्लियाई भी इंक्लूड करने के लिए कहा था। तो हाँ, बस यही है। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी की कुछ डीप लाइन्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर आपको यहाँ पर गारंटीड पोलिनेशन देखने को मिलती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर के अलावा भी कहीं पर आपको गारंटेड पोलिनेशन देखने को मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये है इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और इसके अंदर देखो आपको ऑर्किड के अंदर, मतलब बी पोलिनेशन के अंदर, ऑर्किड फ्लावर के अंदर बी पोलिनेशन के अंदर भी आपको गारंटेड पोलिनेशन देखने को मिलती है। देन आपको पता होगा कि जो फ्लावर रिवार्ड्स होते हैं वो होते हैं पोलन और नेक्टर, पोलन और नेक्टर किसके लिए, पोलिनेटर्स के लिए सिर्फ, लेकिन जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट होते हैं सीड डिस्पर्जर्स के लिए, मतलब जो सीड को फैलाते हैं उनके लिए। क्या आपको ये पता था? कमेंट सेक्शन में बताना। देन हम चलते हैं इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी के अंदर आपको दिखाते हैं क्या पूछा गया था। देखो, मोलस्क एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर होता है, और यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहती है कि नॉट एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है, कि भाई ये फ्री नहीं है, मतलब ये इस पर बेस्ड है, इकोसिस्टम किस पर बेस्ड है, सेकंड लॉ पर बेस्ड है। क्या कहता है कि 100% एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता। देन हाँ, ये थी हमारी, मैंने फोल्ड कर रखे थे कि द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% रूल। देखो यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन है, यदि यहाँ पर डेट्राइटस फूड चेन कर दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा। एंड देन हमें यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर देखो, जो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन खाना बनाने वाले, वो मतलब खाना बनाने वाले का बायोमास कम है, और जो खाना नहीं बनाते हैं, जो खाने को कंज्यूम करते हैं, उनका कम बायोमास है। तो ये थी। और यहाँ पर देखो, सनलाइट का टोटल 1%, सनलाइट का सिर्फ 1%, सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ, वो कह रहे थे ना 2 से 10% पार होती है, लेकिन वो नहीं होती यहाँ पर इन्होंने बताया कि 1% ही ट्रांसफ़र हो रही है। देन
ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है एक फंक्शनल लेवल को, स्पीसीज को नहीं। एंड गिवन स्पीसीज में अकर मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। मतलब एक गिवन स्पीसीज एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर पाई जाती है एक सेम इकोसिस्टम में एक सेम समय पर। तो ये थी कुछ एनसीईआरटी की हिडन लाइंस जो कि इस टेस्ट के अंदर पूछी गई थी। एंड मुझे यकीन है कि 95% को ये नहीं पता होगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हाँ मैंने क्योंकि इसका रिवीजन किया था। ये देखना, भाई पोलिनेशन किधर गया, ये रहा। ये डायग्राम आप बता सकते हो किसका है? मैं बता सकता हूँ, ये ऑर्किड फ्लावर का है बी पोलिनेशन के अंदर। मैंने आपको दिखाया भी होगा ऑर्किड फ्लावर का बी पोलिनेशन के अंदर। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ कर लो भाई।